अपने कंधों पर वर्दी, अपने शरीर पर वर्दी सजाने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ सकें। जी चलो, बहुत बढ़िया। हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक चल रहा है बाबू वर्णमाला। क्या चल रहा है? वर्णमाला। और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलो। यद्यपि आपको ये बोर्ड पीडीएफ भी मिल रही है, आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल रही है, आपको क्या मिल रही है, आपको और भी तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, बट ये दोनों पीडीएफ मिलने के बाद अपने नोट्स का अलग ही मजा होता है। तो अपने नोट्स आप मेरे साथ बनाइए और देखने का प्रयास करिए। तो वर्णमाला को आप गंभीरता से देखो। और वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला में ये मैं क्लास बता देता हूं जिससे कोई भी डाउट, कोई भी समस्या ना रहे। ये है #4। और ये हिंदी के अंतर्गत भी क्या है? हिंदी के अंतर्गत भी ये क्लास 4 ही है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत भी ये क्लास 4 ही है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे हम स्वरों को पढ़ रहे थे। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे मुखाकृति। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर संधि हो रही है। मुखाकृति, मुख आकृति, मुख की आकृति। यानी कि जब हम जिस भी स्वर को बोलेंगे तो हमारा ये जो मुंह है ये कितना खुलेगा? ये पूरा खुलेगा, ये आधा खुलेगा, ये लगभग बंद जैसा रहेगा, या लगभग बंद से थोड़ा सा और खुलेगा। इस तरह की स्थितियां हैं। इसका डेमो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा ढंग से। हो सकता है किसी पुस्तक में दिया हो, बट बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल हम इसका करेंगे। तो मुखाकृति या मुख विवर। मुख विवर, विवर किसको कहते हैं? विवर कहते हैं छेद को। विवर कहते हैं किसको? छेद को। विवर, 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 वीवर, विवर किसको कहा जाता है? विवर कहा जाता है छेद को या मुंह के गड्ढे को। तो ये जो मुंह है ये जो अंदर कैविटी है, कैविटी को क्या कहा जाता है? विवर कहा जाता है। तो मुख विवर खुलने के आधार पर, मुखाकृति खुलने के आधार पर या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो बाबू यहीं से बन जाएगा। तो आपको क्या बात बोलनी है कि मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। इन स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकारों पर है, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अब हम समझते हैं ये 4 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आधार पर स्वर, तो पूरे को अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे हमको निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले एक ये खींचा, उसके बाद एक ये खींचा, उसके बाद एक ये खींचा, और इसके बाद एक ये खींचा। मेरे को लाइन बाय लाइन लिखाना बड़ा अजीब लगता है, मजा नहीं आता मेरे को लाइन बाय लाइन लिखाने में। ऐसा लगता है जैसे हम किताब बना रहे हो मिलके, पर हमको किताब थोड़ी बनानी है, हमको तो नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ जाता है मेरे प्यारे? सबसे पहले नंबर पर आ जाता है विवृत। क्या आ जाता है? ये विवृत है। वृत्त जो होता है ना आपका, वृत्त, वृत्त क्या होता है? सर्किल को वृत्त कहा जाता है। तो विवृत स्वर आ जाता है। विवृत स्वर पहला, विवृत स्वर अभी समझाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है बाबू? दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका अर्ध विवृत। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, आधा, आधा विवृत स्वर, आधा विवृत स्वर हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समृत। क्या आ जाता है? समृत स्वर, समृत स्वर। और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका अर्ध समृत स्वर। कौन सा? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत। इनका उच्चारण भी बहुत अच्छे से किया करो। अर्ध समृत, अर्ध समृत, ये री है। ठीक है, री है। तो ये तीसरा और ये चौथा। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, आपको इसमें स्वर का भी पता है, इन शब्दों में स्वर का भी पता है, अर्ध का भी मतलब आपको पता है इसमें, पर आप विवृत और अर्ध और समृत का अर्थ नहीं लगा पा रहे होंगे। अगर आप विवृत और समृत शब्द के अर्थ को पकड़ जाओ कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवृत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समृत। कोई कह रहा था कि हिंदी के मास्टर हो, अंग्रेजी में व्यवहार करते हो, क्योंकि भाई अंग्रेजी का मारी भैंसुरा के लेगी है। अंग्रेजी में क्यों नहीं बता सकते हैं? अंग्रेजी में भी बोला जा सकता है। मूल बात है समझाना है, एक एक बात समझ में आ जाए। देखो, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। विवृत का मतलब होता है क्या? खुला। विवृत का मतलब होता है खुला, बस ये ध्यान रखना, ये अर्थ है। और समृत का मतलब होता है बंद। विवृत का मतलब होता है खुला और समृत का मतलब होता है बंद। अब इतने से आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो विवृत स्वर और किस आधार पर है? मुख विवर खुलने के आधार पर। ये अलग आवाज आई है, ये नहीं है आ, हल्का खुला, थोड़ा खुला। जैसे कोई गुटखा खाता है ना तो उसका पूरा नहीं खुल पाता। डो, अरे भैया बात सुनिए, तो उसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता, वो इस तरह से करके बोलता है क्योंकि स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाते हैं। तो विवृत की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे और जानेंगे। तो यहां पर परिभाषा में लिखिए कि वे स्वर क्या है बाबू? वे स्वर, वे स्वर, अभी एग्जांपल दूंगा बड़ा जबरदस्त। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, बोला जाना। जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, मुख मतलब मुंह पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उनको क्या कहते हैं लाला? उनको कहा जाता है आपका विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। जैसे हम इसमें देखेंगे कि विवृत स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है। तो विवृत स्वर एक ही है, एक ही, इसको मत लिखो, एक ही है। आप लिखो विवृत स्वर, यहां पर एक है जो है आ, जो क्या है? आ। अब आप मेरे कहने से एक काम करो, मेरे कहने से आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी आप वर्णमाला को समझ पाओगे। आप मेरे साथ बोलो आ, बोलना आ। जैसे वो सीखने जाते हैं ना, संगीत सीखने जाते हैं, मैंने भी कुछ दिन सीखा था, तो उसमें गुरुजी पहले यही कराते हैं। गुरुजी पहले यही कराते हैं। गुरुजी क्या कराते हैं जी? कि गाओ सा, और सा फिर जो होता है फिर उसको आकार में गवाते हैं। बोलो आ, तो आप जैसे बोलोगे आ, तो आ में मुंह पूरा खुलता है, आ में मुंह पूरा खुलता है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, अगले पेपर पे हम लोग चलेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं विवृत, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मिल जाए। विवृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर हमारा आ गया। और अब एग्जाम्पल देखो खतरनाक वाला, ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो खतरनाक वाला। हाँ,
ये देखो, मेरे को भाई साहब कुछ नहीं मिला ना, मैं अपनी फोटो खींच के ले आया तुम्हारे लिए। ये मेरा ही मुंह है, ये मेरा ही मुंह है, दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने बोला आपको तुरंत पता लगेगा, तुरंत पता लगेगा हर एक उसका। विवृत स्वर में क्या हो रहा है, विवृत स्वर में मुंह पूरा खुल रहा है, जितना मैक्सिमम खुल सकता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो आ, ऐसे नहीं इसको बोलना है, इसको नॉर्मल बोलना है आ, तो ये मैक्सिमम खुलेगा, यानी कि औरों की अपेक्षा ये सबसे ज्यादा खुलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो विवृत का मतलब है जिसमें मुंह पूरा खुलता है, उसको विवृत कहा जाता है। उसके बाद विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत का मतलब होता है आधा, विवृत का मतलब होता है पूरा, है ना, यानी कि खुलना, खुलना, और खुलना भी कैसा, पूरा खुलना। और जब आप लिख रहे हो अर्ध, अर्ध मतलब आधा, तो इसका मतलब यहां पर परिभाषा क्या बनेगी कि वेश्वर, इसकी परिभाषा क्या बनेगी बाबू, वेश्वर, वेश्वर, वेश्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। क्या होता है, मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। विवृत का मतलब खुलना और अर्ध का मतलब यहां पर आधा हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे ये, कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये तीन है। एक तो है अ, एक है आपका आई, आई, और एक है आपका औ। ये तीन जो हैं ये आपके कैसे हैं, ये अर्ध विवृत हैं। अर्ध विवृत का मतलब ये है कि मुख यहां पर आधा खुलेगा। जैसे आप बोलोगे आप बोलो, देखो पता लगेगा आपको, आ बोलो आ तो पूरा खुला, बोलोगे तो आधा खुलता हुआ दिखाई देगा। चलो अगले पेपर पर चलते हैं और यहां पर लिखते हैं अर्ध विवृत। क्या लिखते हैं बाबू, यहां पर लिखते हैं अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो अ है, आई है और औ है, तो एक पिक्चर और उठा के लाते हैं ऐसी सी कहीं से। तो यहां पर हमने देखा, ये देखो आप, ये वाला फोटो देखो, और अंतर दोनों में चेक कर लेना आप लोग, अंतर दोनों में चेक कर लेना। अंतर जैसे ही चेक करोगे तो आपको सब चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी। देखो इन दोनों के मध्य अंतर देखो, यहां पर क्या हो रहा है बाबू, यहां पर मुख जो है वह पूरा खुल रहा है। देखो यहां पर गोलाई देखो चेहरे की, यहां पर पूरा मुख खुल रहा है, जबकि यहां और यहां ये पूरा खुल रहा है और यहां पर आधा खुल रहा है। नोटिस हो रही है बात, सही बात है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बात है। विवृत में मुख पूरा खुलता है, अर्ध विवृत में आधा खुलता है। अब चलो फिर चलते हैं वापस और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, अब आ गया समृत। समृत का मतलब क्या होता है, समृत का मतलब होता है बंद। तो बंद का मतलब ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। बंद का मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ बंद होता है, परंतु बंद का मतलब क्या होगा कि लगभग बंद जैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत खुला रहेगा, नाम मात्र को खुला रहेगा। तो समृत का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, समृत का मतलब आ जाएगा वेश्वर, वेश्वर जिनके उच्चारण में, वेश्वर जिनके उच्चारण में, वेश्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, 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 में आपके समृत स्वर आपके आ जाते हैं। और इन समृत स्वरों में कौन है, इन समृत स्वरों में ई, ई आपका हो जाएगा, उसके बाद उ और आपका उ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। ये आपके चार स्वर ऐसे हैं जिसमें मुख लगभग बंद रहेगा, लगभग बंद रहेगा, यानी कि थोड़ा बहुत आपका खुला रहता है। चलो आगे हम यहां पर देखते हैं, आगे यहीं पर देखते हैं और समझते हैं हम क्या लिखेंगे यहां पर। अब लिखेंगे हम यहां पर समृत स्वर। आज तक अगर आपको पकड़ में नहीं आया होगा तो आज ये पकड़ में आ जाएगा, समृत स्वर। और चलो समृत स्वर के लिए एक पिक और उठा के लाते हैं, और ये पिक है ये वाली, ये पिक है ये वाली। आज तक हम उलझते रहे, चीजों को देखते रहे। बाबू आप खुद देख सकते हो इन तीनों में डिफरेंस। इसमें विवृत में मुख पूरा खुला हुआ है, अर्ध विवृत में मुख आधा खुला हुआ है, कंपैरिजन देख सकते हो। और समृत को अगर आप गंभीरता से देखोगे तो समृत में लगभग मुंह बंद जैसा है, बस ये इतनी कैविटी खुली हुई है, देखो बस ये इतनी। यहां पर देखो कैविटी आधी खुली हुई है, और यहां पर जो ये कैविटी है ये पूरी खुली हुई है। ये आप देखने का प्रयास करो तो देखो इसमें, और कुछ दांत भी इसमें दिखाई देते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, बट इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समृत में मुख लगभग बंद रहता है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ठीक है। और चौथे नंबर पर अब हम अगर चलें तो यहां पर हमारा कौन सा आ जाता है, यहां पर आ जाता है अर्ध समृत। तो अर्ध समृत का मतलब क्या है कि समृद्धि का मतलब तो होता है बंद होना, बंद होना, और अर्ध समृत यानी कि यहां पे समृत से मुख थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा, थोड़ा सा समृत से ज्यादा खुल जाएगा। मैक्सिमम जगह क्या होता है, अर्ध विवृत को और अर्ध समृत को दोनों में कह देते हैं मुख आधा खुला हुआ है, बट दोनों अगर सेम होते तो फिर एक ही रहता, अलग अलग क्यों रहते। अर्ध समृत में मुख आधा खुला रहता है, जबकि अर्ध समृत की परिभाषा में आपको लिखना पड़ेगा वेश्वर जिनके उच्चारण में, वेश्वर जिनके उच्चारण में, वेश्वर जिनके उच्चारण में, वेश्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत से कुछ अधिक खुलता है, समृत से कुछ अधिक खुलता है, समृत से कुछ अधिक खुलता है। वेश्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत से कुछ अधिक खुलता है, कुछ अधिक, इसमें तो लगभग बंद सा ही रहता है, आपने देखा थोड़ी सी कैविटी खुली हुई है, बट इसमें क्या चीज है, इसमें समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता हुआ हमको नजर आएगा, दिखाई देगा। और ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ये दो हैं, ए है और आपका ओ है। तो हमने यहां पर सारी की सारी चीजों को जान लिया है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट इसको कर देता हूं, थोड़ा सा साइज छोटा कर दें इसका। देखो ऐसे पढ़ने में बहुत मजा आता है, एक ही स्लाइड पे हम इसके लिए अलग अलग, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। अब जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है, वेश्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है, उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, थोड़ी बहुत खुला रहता है, और वेश्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत से कुछ अधिक खुलता है। तो बाबू लगे हाथ, अब हम यहां पर अर्ध समृत भी लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्ध समृत भी लिख देते हैं, अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर भी लिख देते हैं। और अब मैं आपको फाइनल पिक्चर दिखाने जा रहा हूं जो इससे रिलेटेड है, वो ये रही, ठीक है, वो ये रही, आप यहां पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं।
ये अर्धसंवृत्त की है पिक्चर। अब आप इसका और इसका कंपैरिजन देख लेंगे, आप इसका और इसका कंपैरिजन, तो यहां मुख लगभग बंद है और यहां पर थोड़ा इससे ज्यादा खुला हुआ है, थोड़ा इससे ज्यादा खुला हुआ है। देखो ये और ये समान नहीं है, इसको और इसको समान कह देते हैं लोग, पर यहां पर कैविटी देख लो, कैविटी यहां पर ये रही और यहां पर अर्धसंवृत्त की ये रही, अर्धविवृत्त की ये रही और यहां पर विवृत्त की ये रही। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो विवृत्त मुख खुला रहता है पूरा, अर्धविवृत्त में मुख आधा खुला रहता है, संवृत्त में लगभग बंद रहता है और अर्धसंवृत्त में संवृत्त की अपेक्षा कुछ ज्यादा खुला रहता है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ मुझे कैसा लगा कॉन्सेप्ट। मजा आया? मेरे को कहीं फोटो नहीं मिले तो मैंने बोल बोल करके सेल्फी ली, उसमें से कट कर करके इन चीजों को निकाल दिया, जिससे मेरे बच्चों को समझ में आनी चाहिए चीजें। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, धुएं उड़ा रखे हैं यार तुमने तो, तुम्हारे कमेंट मेरे को दिख ही नहीं रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक वादा मुझसे करना है, अगर तुमको सच्ची में वर्दी चाहिए, सच्ची में वर्दी चाहिए, बहुत बढ़िया, शानदार, अगर तुमको सच में वर्दी चाहिए तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बाबू, आज जितने हो, आज 10,000 के आसपास बच्चा लाइव देख रहा है और 10 के 10,000 बच्चे मुझे लास्ट क्लास में भी चाहिए। ये सिर्फ वादा करो, वादा करो। कोई अगर हारी बीमारी कोई समस्या आ गई तो एक आध दिन छुट्टी लेके बाद में रिकॉर्डेड दे सकते हो, बट मेरे साथ जुड़े रहने का वादा, जैसे मेरा 9 बजे आने का नियम है तो मेरे को आना ही है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूं, मैं छुट्टी लूंगा तो बताऊंगा, फिर मैं उसका भरपाई भी करता हूं। बट आपका ये नियम रहना चाहिए कि आप रोज मेरे साथ जुड़ोगे, बस इतना काम कर लेना, बैकलॉग इकट्ठे नहीं होंगे कि बहुत सारी क्लास एक साथ देखनी पड़ेगी। तो आज ये वादा मुझसे करके जाना। तो अब हम यहां पर स्वरों के बारे में लगभग सब बात जान चुके हैं, अब हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो है क्या चीज कि स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण है या सघोष है, अघोष है, महाप्राण है। तो स्वर के बारे में एक बात आपको यहां पर जाननी है, वो क्या है कि स्वर, जैसे हमने यहां पर लिखा स्वर, और स्वर में भी क्या, सभी स्वर, स्वर में भी सभी स्वर, यहां पर आप लिखें सभी स्वर क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण है, ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण है। अब आधे से ज्यादा जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी होगी उनकी बुद्धि चकरा गई होगी, यार सर ये अल्प प्राण क्या होता है, अभी समझाऊंगा, बहुत प्यारे ढंग से समझ में आ जाएगा। सभी स्वर अल्प प्राण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टर्म है अल्प प्राण, और यहीं पर आपको लिखना है कि सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर सघोष हैं, सघोष कह सकते हो या इसी को घोष कह सकते हो। अब आपने सोचा होगा ये घोष क्या है, ये सघोष क्या है, इनके बारे में तो कुछ बताया जाए, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रख लेना है, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है स्वर कैसे हैं, तो आपको बताना है सभी स्वर अल्प प्राण हैं, और सभी स्वर कैसे हैं, तो सभी स्वर सघोष हैं, सभी स्वर घोष हैं। आइए अब एक चीज मैं आपको समझा दूं कि सघोष अघोष क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, क्योंकि आगे जैसे ही व्यंजन में हम लोग एंटर करेंगे तो हमको यह बात समझ में आएगी, हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो अब सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं कि इधर तो लिख देता हूं अघोष, इधर तो लिख देता हूं अघोष, ठीक है, और इधर लिख देता हूं सघोष। इस तरह कंपैरिजन करके चीजें बहुत दिन तक दिमाग में रहती हैं और अच्छे समझ में आ जाती हैं। पता है चीजें क्यों नहीं दिमाग में रहती? चीजें दिमाग में इसलिए नहीं रहती प्यारे, क्योंकि हम जिस तरह से उनको पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते हैं। हम एकदम से चीजें क्या करेंगे, हम एकदम से चीजें क्या करेंगे, अघोष वो होते हैं जिसमें गले में आवाज नहीं होती और सघोष वो होते हैं जिसमें गले में आवाज होती है, पर आपने मूल तत्व जाना ही नहीं। आप इस शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? यहां पर ये अ लगा हुआ है, अब दोनों में क्या है, देखो घोष शब्द जो है वो समान है, पर शुरुआत में अ लगा हुआ है, स लगा हुआ है, तो बाबू ये अ जो है ये एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग एक तरह के शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में चेंजेस कर देते हैं या उनमें चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो अ उपसर्ग है जहां पर इसका अर्थ नहीं की सेंस में जाता है, किसकी सेंस में? नेगेटिव सेंस में जाता है। और घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। कंपन को ही वाइब्रेशन कहा जाता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होती है ना, वाइब्रेशन कहा जाता है। तो आप यहां पर चीजों को पकड़ जाएंगे। स भी क्या है? स भी हमारा एक उपसर्ग है जहां पर स का मतलब अर्थ निकलता है सहित, है ना, सहित, सहित। और घोष का मतलब क्या है? घोष का मतलब कंपन है। तो यहीं से पूरी परिभाषा निकल जाएगी। इसी तरह पूरी हिंदी हम पढ़ लेंगे, शब्दों से ही परिभाषा निकाल देंगे और रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा प्यारे। बस ध्यान से सुन ले मेरी बात। तो अघोष क्या है कि वे वर्ण होते हैं, क्योंकि खाली स्वरों के बारे में कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि अघोष और सघोष तो आगे वर्ण भी, व्यंजन भी आएंगे। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, यानी कि जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में, जो हमारा साउंड बॉक्स होता है स्वर तंत्र में, या कहीं कहीं बाबू ये स्वर तंत्री भी लिखा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्वर तंत्र में या स्वर तंत्र या स्वर तंत्री में क्या होते हैं? कंपन होते हैं। क्या होते हैं? कंपन नहीं होते हैं। ये तो अघोष है, कंपन नहीं होते हैं, कंपन नहीं होते। तो कंपन नहीं होते, इसीलिए तो नाम नहीं है, अघोष है, नहीं होते हैं। वे आपके क्या कहलाते हैं? वे अघोष कहलाते हैं। और सघोष की परिभाषा में क्या बन जाएगा? वे वर्ण, अभी मैं महसूस भी करवाऊंगा आपको, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, 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 जिनका उच्चारण करते समय स्वरतंत्र, स्वरतंत्र या स्वरतंत्री में कंपन होता है। स्वरतंत्री में, स्वरतंत्री में कंपन होता है, स्वरतंत्री में कंपन होता है, बस ये बात ध्यान रखनी है, वो आपके सघोष कहलाते हैं। जैसे हमारे ये जितने भी हैं, हमारे स्वर कैसे हैं? हमारे सारे के सारे स्वर सघोष हैं। आप एक काम करो, अब मैं, मेरे कहने से आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं। देखो कैसे, हाँ देखो कैसे, ये जो हिस्सा है, ये वाला, जहां से आप गाते हो मेरे सामने वाली खिड़की में,
एक चांद सा टुकड़ा रहता, अरे पढ़ ले रे। ये देखो यहाँ, ये जो है हमारा ये हिस्सा, ये यहाँ टेटुआ होता है, इसके नीचे ये स्वर तंत्र है, ये वाला हिस्सा जो है ये स्वर तंत्र है। यहाँ हाथ लगाओ, अब ठंडे हो रहे हैं फिर लगाना पड़ेगा, ठंडे हो रहे हैं हाथ लगाओ। हाँ रिप्लाई देंगे बाबू, एक बार पढ़ा लूं मैं फिर पूछूंगा मैं आपको कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, सबके सब जितने बच्चे हैं यहाँ पर हाथ लगाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे बोलना एक बार, बोलो एक बार, केवल बोलना आ ई उ उ रे ए ऐ ओ औ। कंपन हो रहा है कि नहीं? क्लियर वाइब्रेशन पता लग रही है, इसीलिए ये सारे के सारे कैसे हैं, इसीलिए ये सारे के सारे सघोष कहलाते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से पकड़ जानी है, बहुत अच्छे से आपको देख जानी है। तो मुझे प्यारे ये बताओ कि मैंने झूठ बोली कि सच बोली, झूठ बोला कि सच बोला, ये बात बताओ। अब तो ये स्वर बॉक्स वाला काम नहीं, अब तो अल्प प्राण महाप्राण समझाएंगे। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, है ना? ये महसूस होता है ना, कंपन महसूस होता है, बिल्कुल। तो कंपन होता है, इसीलिए सघोष है, और सघोष को ही घोष कहा जाता है, ठीक है? सघोष और घोष इक्वल हैं, इसी को मैं लिख देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे मेरे बालकों को। तो यहां पर सघोष को ही घोष कहा जाता है, घोष को ही सघोष कहते हैं, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। अब अगर यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम चलते हैं महाप्राण अल्प प्राण पर। तो इसको भी हाथों हाथ समझ लो, यहां पर ध्यान से देख लो। तो एक तरफ हम लिख देते हैं अल्प प्राण, क्या लिख देते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण। और बाबू एक तरफ लिख देते हैं महाप्राण, एक तरफ क्या लिख देते हैं? एक तरफ लिख देते हैं महाप्राण, महाप्राण। तो भाई आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बवाल है, अल्प प्राण महाप्राण क्या बवाल है? तो कुछ बवाल नहीं है अगर ढंग से चीजों को देखा जाए। देखो जब भी चीजें जिंदगी में मुश्किल लगने लगे, बस मेरी बात ध्यान से सुनना, हर जगह ये काम आएगा, लिख लो इसको। जब जब जीवन में चीजें मुश्किल लगने लगे, हमेशा ध्यान रखना, उनको ध्यान से देखना, वो हमेशा कॉम्पैक्ट दिखाई देंगी, एक साथ बहुत सारी चीजें उलझी हुई दिखाई देंगी। अगर उनको आसान बनाना है, चाहे गणित का सवाल हो, चाहे रीजनिंग का सवाल हो, या किसी शब्द की परिभाषा हो, या जिंदगी की कठिन से कठिनतम घड़ी या समस्या, वो हमेशा कई समस्याओं का जाल होती है, उसको खोल दो। जैसे ही आप उसको टुकड़ों में तोड़ दोगे, तुरंत एक एक समस्या का समाधान निकलेगा, आप सारी समस्याओं से निकलते हुए चले जाओगे। अल्प प्राण एक साथ समझने में दिक्कत आ रही है, पर जैसे ही मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, तो अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। और प्राण का मतलब होता है यहां पर प्राणवायु। प्राण से मतलब क्या है यहां पर? प्राणवायु, या प्राणवायु को ही आप हवा कह सकते हो। और सेम चीज यहां पर है, यहां पर महाप्राण में महा को अलग कर दो, प्राण को अलग कर दो। प्राण का मतलब हमने देखा प्राणवायु, जिसको हम सांस इत्यादि लेते हैं, ये प्राणवायु, जिसको हवा आप कह सकते हो। और महा का मतलब होता है ज्यादा, महा का मतलब होता है महान। महान का मतलब क्या होता है? महान कौन कोई चीज कब होती है? जब किसी चीज में किसी चीज का एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेस हो जाती हैं चीजें, ओवरलोडेड हो जाती हैं, तब महान होता है। तो यहां पर हमने इन चीजों को जाना, इन चीजों को समझा, अब इनकी परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण में आपको याद रखना है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, क्या करते समय बाबू? जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण थोड़ा कम भी कह सकते हो, थोड़े कम भी कह सकते हो, तो थोड़ा या कम, जिनका उच्चारण करते समय कम या थोड़ी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, या थोड़ी प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी या कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ता। अब कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, उसको अल्प प्राण कहा जाता है मेरे प्यारे। और अगर इसी को एक और मायने में बिल्कुल देशी शब्दों में हम लोग लिख दें तो क्या लिख देंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम जोर लगाना पड़े, जिनके उच्चारण में कम जोर लगाना पड़े। भाई ज्यादा जोर लगाने का मतलब है ज्यादा प्राणवायु, और कम जोर लगाने का मतलब है कम दम लगाने का मतलब है कम प्राणवायु। तो जिनके उच्चारण में कम दम लगाना पड़े, कम जोर, है ना, कम जोर या कम दम लगाना पड़े, तो उनको क्या कहते हैं? उनको अल्प प्राण कहा जाता है। आसानी से बोले जाते हैं, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? वो अल्प प्राण। और जबकि इसके अपोजिट अगर हम यहां जाएंगे, महा, महा मतलब ज्यादा, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या करना पड़ता है? आपका उच्चारण करते समय लिखें, वहां पर भी वही लिखा है ना, उच्चारण करते, उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राणवायु, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, अधिक प्राणवायु, अधिक प्राणवायु, अधिक ध्यान भंग हो जाता है, अधिक प्राणवायु, क्योंकि भाषा उससे बिगड़नी नहीं चाहिए। अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उसको क्या कहते हैं लाला? उसको कहा जाता है आपका महाप्राण, उसको महाप्राण कहते हैं। अगर इसी का एक सिंपल वर्जन देना हो तो सिंपल आप यहां पर लिख लो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ज्यादा जोर लगाना पड़े, क्या करना पड़े? ज्यादा जोर या ज्यादा दम लगाना पड़े,
ज्यादा दम लगाना पड़े उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं महाप्राण। ये समय, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने यहां पर देख लिया कि सारे के सारे स्वर जो हैं सभी स्वर अल्प प्राण हैं, ये तो हमने देख लिया, पर महाप्राण भी कुछ आ जाए ना तो हमको समझ में आना चाहिए सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण के बारे में अभी आएगा कि प्रत्येक वर्ग, अभी जो आएगा ना हमारा स्पर्श व्यंजन, उसमें 5 वर्ग बने रहेंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमने ले लिया ख, ठीक है, हमने ले लिया ख, तो ख जो होता है वो महाप्राण होता है, और जो क होता है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो क होता है ये अल्प प्राण होता है। मेरे कहने से काम आपको करना है, अभी आप मेरे साथ बोलो क, बोलना एक बार मेरे साथ में प्लीज, मेरे कहने से बाबू एक चीज बोलनी है कि क बोलो, एक बार सब बोलो क, और क बोलकर थम्स अप करो फटाफट। क, वो सब बताएंगे, गिनती गिनती जो करेंगे ना अल्प प्राण महाप्राण की, लास्ट में करेंगे, सब पढ़ा करके एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। आप मेरे साथ बोलो क, तो जैसे ही हमने क बोला, कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, आराम से वो आ गया है क, कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ी, आराम से आपने उसको बोल दिया। पर जैसे ही आप बोलोगे ख ख, तो एकदम से क की अपेक्षा ज्यादा दम लगाना पड़ा, ख ख ख, आपने ज्यादा दम लगाया। और आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर उचक के दिखाऊं, ये जो है ये वक्षस्थल है, ये छाती है, और छाती से नीचे ये वाला हिस्सा जिसको जहां से पेट शुरू होता है, डायफ्राम जहां से शुरू होता है, ये डायफ्राम जहां पर है, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम है, तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, यहां से एकदम निकलते हैं, ये पेट से बोले जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में महाप्राण बताया जाता है जिनका उच्चारण पेट से होता है। तो जैसे ही आप बोलोगे क तो बड़ी सरलता से निकल आया, पर जैसे बोलते हो आप ख तो जोर लगाना पड़ा। नोटिस करो, दोनों को एक साथ बोलो क ख, तो जैसे ही ख बोलते हो तो पूरे कमर तक इसकी दम निकलता है, और यहां से इस वाले हिस्से से ये उठ करके चलता है। ये है अल्प प्राण और ये है बाबू महाप्राण। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है, इसको आपको समझ लेना है। अब मुझे बताओ, क्या यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या है? एक बार मुझे समझाने का प्रयास करो। इज एवरीथिंग क्लियर? कोई कह रहा था कि हिंदी क्लास चल रही है और इज दैट क्लियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या यह स्पष्ट है? ऐसे थोड़ी बोलूंगा भाई, ओवर एक्टिंग थोड़ी करनी है मुझे। हाँ बताओ। हाँ, वो तो समझाने के तौर पर मैंने क और ख लिख दिया, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। और अब जितने स्वर हैं सबको बोल के देखो, अ आ ई उ री ए आए ओ औ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार। तो हमने यहां तक स्वरों को बहुत अच्छे से देख लिया है और अघोष अघोष को भी देख लिया है, इनको आपको अच्छे से जान लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अब चलते हैं हम व्यंजन की तरफ, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्वरों को हमने पूरा कर दिया, स्वरों से संबंधित कोई भी प्रश्न अब आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी प्रश्न पूछ ले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं स्वरों के बाद व्यंजन पर। कहां चलते हैं? व्यंजन पर। अब व्यंजन के भी बहुत सारे मायने होते हैं। देखो एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर अगर आप व्यंजन में बिंदी लगाना भूल जाओ तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक टॉपिक होता है आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनने में, जो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न है अर्थों में, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अगर आप शब्द लिखने जा रहे हो व्यंजन, और आप व्यंजन में इस अंक की मात्रा को लगाना भूल जाओ तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। देखो एक शब्द है व्यंजन और एक शब्द है व्यजन। व्यजन क्या होता है? व्यजन होता है पंखा। व्यजन आपका होता है पंखा। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन आपका ये वर्ण भी हो सकता है ना, वर्ण के संदर्भ में भी आ सकता है, और कोई पकवान को भी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या व्यंजन बने हैं, क्या है? तो व्यजन माने पंखा। पंखा होता है वो हाथ वाला जिसके बारे में गाया जाता है, बीजना जिसको कहते हैं, मेरा नो डांडी का बीजना, ये सुना होगा आपने, लोकगीत है एक। तो व्यंजन शब्द है यहां पर। तो हमारा किससे मतलब है? व्यजन माने पंखा, व्यंजन माने वर्ण या पकवान होता है। तो यहां पर व्यंजन की परिभाषा अब हमको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दूसरा भेद है वर्ण का। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है प्यारे, यहां पर हमको देखना है परिभाषा। यहां पर हम लिखते हैं परिभाषा, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अच्छे से परिभाषा लिखवा दिया करो। बाबू, हमको परिभाषा लिखने से ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें समझ में आए। ठीक है, परिभाषाएं तो पुस्तकों में भरी पड़ी है, पर फिर भी आपके कहने से मुख्य मुख्य चीजों को हम लिख देते हैं। तो यहां पर लिखो कि वे वर्ण, क्योंकि हैं तो वर्ण ही, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक स्पेशल नोट आप यहां पर ऐड कर लो, एक स्पेशल नोट आप यहां पर ऐड कर लो कि नोट, इसको नोट के तौर पर ऐड कर लो आप, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर पूछ लेता है, जो स्वर होते हैं, स्वर है ना, इनका अन्य नाम, स्वर जो होते हैं इनका अन्य नाम, इनका अन्य नाम क्या है? और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं इनका अन्य नाम क्या होता है? इनको और किस नाम से बुलाया जाता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वरों का अन्य नाम अच होता है। संस्कृत के अनुसार ये कॉन्सेप्ट है आपका पूरा, कि इसका अन्य नाम, स्वरों का अन्य नाम होता है अच। ये कभी संस्कृत पढ़ाएंगे ना हम आपको, तब बताएंगे। तो और व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। क्या होता है? हल होता है। हल क्योंकि हलंत लगता है, शुद्ध रूप क्या होता है? हल होता है। यह बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए। स्वर का अन्य नाम अच होता है और व्यंजन का अन्य नाम हल होता है। तो अगर कहीं पर लिखा जाए कि इसमें कौन सा हल है, तो आप ये मत
समझ लेना मेरे देश की धरती सोना उगले ये नहीं समझना है। यहां पर हल का मतलब व्यंजन से आपको निकालना है। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या खेल है कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं? पहली बात तो आपको एक चीज समझ लेनी है, एक चीज जान लेनी है कि व्यंजनों का शुद्ध रूप, व्यंजनों का शुद्ध रूप, व्यंजनों का जो शुद्ध रूप है, व्यंजनों का जो शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप जो है वह हल रूप होता है। क्या होता है? हल रूप होता है। और हल रूप का मतलब क्या है? हलंत लगा होता है। क्या लगा होता है? हलंत लगा होता है। हलंत लगा होना, हलंत लगा होना ही हल रूप कहलाता है। यह बात ध्यान रखनी है। जैसे आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। आपने एक चीज हमेशा देखी होगी प्यारे, कि इस तरह से लिखा रहता है कि क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत और ग के नीचे हलंत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बाबू कि ये यहां पर व्यंजनों के शुद्ध रूप को दिखाया गया है, यानी कि ये स्वर रहित हैं, यानी कि ये शुद्ध हैं, इनमें अभी स्वरों की मिलावट नहीं हुई है। इनको अगर आपको बोलना है, इनका अगर आपको उच्चारण करना है, तो आपको इनमें स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको एक चीज समझ में आती होगी कि अगर आपको आधा क लिखना है तो आधा क हम ऐसे लिखते चले आ रहे हैं, और अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आधा क ऐसे भी लिखा जाता है। आधे का मतलब होता है स्वर रहित। ये क्या है? ये आधा क है। ये क्या है? आधा क। तो आधा क, यहां पर आधे का मतलब क्या है? आधे का मतलब है यहां पर स्वर नहीं है, ये स्वर रहित क है। क्या है? ये स्वर रहित क है। और स्वर रहित क होने का मतलब है कि क अपने शुद्ध रूप में है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसको हल कहा जाता है। अब अगर आपको इसको बोलना है तो बोलेंगे कैसे बाबू? तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगले पेपर पर चलते हैं, पेपर की हमारे पास कोई कमी नहीं। जैसे हमको क है तो क के हमने शुद्ध रूप लिख दिए, तो क के हम यहां पर शुद्ध रूप लिख देंगे सारे के सारे, जिससे ये परिभाषा एक्सप्लेन हो जाएगी, ये परिभाषा आपकी एक्सप्लेन हो जाएगी बहुत अच्छे से कि इसको बोला जाता है। क के साथ में अ लगाओगे, क के साथ में आ लगाओगे, ई लगाओगे, उसके बाद बड़ी ई लगाओगे, उसके बाद आपका क्या लगा दोगे? ऊ लगा दोगे। उसके बाद यहां पर देखो, आप ध्यान से देखो, क के साथ में बड़ा ऊ लगा दोगे। ये हलंत हैं, सब हलंत लगे हुए हैं। हलंत मतलब ये शुद्ध रूप है। अगर आपको इसको बोलना है तो आपको इनके साथ में स्वर लगाने पड़ेंगे। लाला क्या करने पड़ेंगे? स्वर लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखो, क है उसके साथ में आई आ जाएगा, क है उसके साथ में ओ आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा? क के साथ में औ आ जाएगा। यानी कि ये सब के सब आपके शुद्ध रूप हैं, आप इनको बोल नहीं सकते। बट अगर आपको बोलना है तो ध्यान रखना कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि स्वाभाविक रूप से स्वरों के साथ ये मिला रहता है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? क आ जाएगा। उसके बाद इसकी क्या मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है डंडा, तो क और आ मिलकर के का बन जाएगा। इसकी होती है ये मात्रा, तो यहां पर इन दोनों का मेल की हो जाएगा। इसकी होती है ये बड़ी ई की मात्रा, ये वाली, तो इसके साथ मिलकर के ये की हो जाएगा। इसकी होती है आपकी क्या? इसकी होती है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कु। उसके बाद इसकी होती है क्या? ये बड़े ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा कु। इसकी होती है ये री की मात्रा, तो ये हो जाएगा क्री, कृष्ण वाला क्री। अब ध्यान से देखना है, ए की होती है एक मात्रा। ये आपको संधि में बहुत काम आएगा। आपको लग रहा होगा मास्टर जी ये क्यों बता रहे हैं? बाबू आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक आगे पढ़ाने हैं, जिससे कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, जिससे आपको वर्ण विच्छेद करने में समस्या ना हो। जब संधि पढ़ाऊंगा ना तो जिंदगी भर संधि याद रहेगी और वहां ये सब चीजें काम आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के। उसके बाद आई की, अब देखो ध्यान से, इस ए की तो एक मात्रा होती ही है और इसके ऊपर एक और मात्रा धरी है, तो यहां पर ये हो जाएगी दो मात्रा, ये हो जाएगा कई। और इसके बाद को की एक मात्रा होती है तो ये को हो जाएगा, और यहां पर औ की दो मात्रा होती है तो यहां पर कऊ हो जाएगा। तो ये बात हमारी सिद्ध होती है कि अगर व्यंजनों का उच्चारण करना है तो स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। और ये परिभाषा भी यहां पर सिद्ध हो गई कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ दोस्तों, बताओ, समझ में आई बात? क्या है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वरों की सहायता से बोले जाने का मतलब क्या है कि मात्राएं लगती हैं, उन्हीं के आधार पर बोलते हैं। क्या आप इनके अलावा कोई चीज का उच्चारण करते हैं? क्या आप इनके अलावा कोई चीज का उच्चारण करते हैं? जैसे अगर आप जैसे अयोग वाह भी हैं, तो अयोग वाह भी जो होते हैं, हालांकि उनको स्वरों में काउंट नहीं करते, पर उनको भी ये ऊपर अनुस्वार होता है तो ये क्या आ जाता है? कंग हो जाएगा। और उसके बाद अनुस्वार जो हमारा विसर्ग है, इसको भी अगर इसी में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाता है? ये इस तरह से रहता है हमारा, ये इस तरह से रहता है हमारा, ये यहां पर दो बिंदी हो जाएगी तो ये कह हो जाएगा। 12 खड़ी आपने पढ़ी होंगी, तो ये चीजें आपकी सिद्ध होती हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, उनको हम ये कहते हैं। व्यंजनों का शुद्ध रूप हलंत, और हलंत लगा हुआ ही क्या होता है? आधा कह सकते हो आप। अभी संयुक्त वर्ण पढ़ोगे, पेपर में एक कॉन्सेप्ट आया था, ध्यान पूरा यहां रखो तो सब चीजें एकदम समझ में आएंगी। जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने यहां पर इन चीजों को देख लिया है, इन चीजों को समझ लिया है। अब हम क्या काम करते हैं? अब हम चलते हैं व्यंजनों की तरफ। और व्यंजनों में सबसे पहले जो व्यंजन आते हैं बाबू, वो स्पर्श व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं। वो क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं। ये सबसे पहले ध्यान रखें आप, स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श, तो व्यंजन का अर्थ तो हमने देख लिया कि व्यंजन किसको कहते हैं। व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एक दो कमेंट आए थे कि सर चीजें समझ में नहीं आई, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, नो सर, 2-3 कमेंट मुझे दिखाई दिए, नो सर, नो सर, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। देखो, अगर अभी क्यों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वैसे तो मैक्सिमम 99% से भी ज्यादा तो क्लियर क्या आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, बट ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कोई बात नहीं।
शब्दावली कैसे करें, हम करवाएंगे शब्दावली, एक एक चीज ऐसी पढ़ा दूंगा आपको मैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से मेरी बात देखो, कोई बात नहीं, इसको इसकी ज्यादा टेंशन मत लो, ये तो सिंपल ही है ना, इसमें क्या मुश्किल है? अरे इसमें क्या मुश्किल है ये बताओ? ये तो क के साथ में अ लगा, आ लगा, ये तो सिंपल है आपका। और इसको आप देखने का प्रयास करो यहां पर, ये आपको पता ही है वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो वर्ण का अब स्वरों की सहायता कैसे दिखाओगे आप? जब तक आप व्यंजनों का शुद्ध रूप, यानी कि व्यंजन एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं, तो व्यंजन एक्चुअल में ऐसे दिखाई देते हैं, हलंत लगा रहता है उनमें, और हलंत लगे रहने का मतलब, हल रूप का मतलब है वे स्वर रहित हैं, यानी कि उनमें स्वर नहीं है। और अगर आपको बोलना है तो स्वर सहित ही उनको बोलना पड़ेगा, स्वर सहित ही आपको उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप उनको बोल नहीं सकते। इतनी सिंपल सी बात है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो उसको जान लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, स्पर्श, स्पर्श है ना, स्पर्श करना, स्पर्श। जैसे एक पोक्सो अधिनियम है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। जो नए कानून आए हैं ना, बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है, पहले आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, तो दिल्ली पुलिस में भी उससे 2 3 4 क्वेश्चन तक बने हैं किसी की शिफ्ट में, आपके पास भी आएगा। एक पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। पोक्सो बहुत लगता है, ये जो 17 साल की लड़कियों से तुम मोहब्बत करने लगते हो, तो पहले आधार कार्ड देखा करो, बाद में प्यार की बात किया करो, क्योंकि मोहब्बत हो जाती है। और आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर 17-18 साल से नीचे की अवस्था की कोई स्त्री है, महिला है, वो अगर सम्मति भी दे कि हाँ हमारे साथ में आप संपर्क स्थापित करिए, शारीरिक संपर्क स्थापित करिए, आपने कर दिया, दैट इज रेप। ध्यान रखना, 18 साल से नीचे आयु की महिला के साथ उसकी मर्जी से भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दैट इज रेप। और भाई साहब, रेप का भी चार्ज लगेगा और पोक्सो का भी लगेगा, इसलिए पढ़ाई में पूरा ध्यान होना चाहिए। तो वहां पर स्पर्श की बात आती है, सेक्शन 7 ऑफ पोक्सो, वो क्या आता है, वो सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। तो अगर आपने किसी को छू दिया, और विशेषकर वक्षस्थलों पर, विशेषकर कहीं प्राइवेट पार्ट्स पर, तो ये आपका सेक्सुअल ऑफेंस बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, नॉलेज बढ़ानी चाहिए अपने बच्चों की हमेशा। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है टच। क्या होता है? अरे मुझे टच मत करो, अरे तुमको टच क्यों नहीं करे, अरे तू तो दोस्त है मेरा यार, तू लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? तो टच करना। तो यहां पर आपको बात आएगी, क्या सर इनका उच्चारण ऐसे होता है, क अ ग, ऐसे नहीं होता है। इनका उच्चारण कैसे होता है बाबू? यहां पर ध्यान रखना है कि वे वर्ण, वे वर्ण, इनकी परिभाषा क्या है? वे व्यंजन, व्यंजन लिखते हैं सीधे अब तो, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है। वायु मुख के किसी न किसी भाग से, है ना, किसी न किसी भाग से, किसी न किसी भाग से, किसी न किसी भाग से, किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मुख के किसी न किसी भाग से करती हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, पूरा ध्यान इधर रखना, क्योंकि अगर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ प्यारे, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये जो स्पर्श व्यंजन है बाबू, ये स्पर्श व्यंजन है जो, इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 25 है। कितनी है संख्या? कितनी है? 25 हमको पता है। और साथ में आपको एक बात जाननी है, ये 5 वर्गों में बटे हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित हैं। कितने वर्गों में बाबू? 5 वर्गों में ये आपके विभाजित हैं। 5 वर्गों में ये आपके विभाजित हैं, ये भी आपको समझ लेना है। और क्योंकि हर एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और 5 वर्ग आपके हैं, तो वर्गों में विभाजित होने के कारण इनका एक अन्य नाम भी है, इनका एक अन्य नाम भी है, इनका एक अन्य नाम भी है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजनों को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 5 वर्गों में ये विभाजित हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब एक एडिशनल चीज जो शायद ही आपको अब से पहले पता होगी, क्योंकि एग्जामिनर दिन पे दिन एडवांस होता जा रहा है, तो हमको इस तरह से तैयारी करनी है कि कोर कॉन्सेप्ट तो समझ में आई ही, एग्जामिनर ज्यादा नेता बनने की कोशिश करे तो उसको पता होना चाहिए कि हम आरडब्ल्यूए से पढ़कर आए हैं, हम अच्छे शिक्षकों से पढ़कर आए हैं जो जी जान लगाते हैं, कॉपी पेस्ट कंटेंट हमारे सामने पेश नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। एक अन्य नाम भी है, हाँ, एक अन्य नाम भी हमारा यहां पर आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ अजीब सी बात, भाई साहब ब्लॉक कर देगा वो जो बंदा है। एक अन्य नाम भी इसका है, इनको उदित व्यंजन भी कहा जाता है। ये पहली बार शायद आपको पता लग रहा होगा कुछ लोगों को, या मैक्सिमम लोगों को। इनका एक अन्य नाम उदित व्यंजन भी है, क्योंकि इनका उदय होता है। ठीक है, इनका उदय होता है, या यहां से आप कह लो यहां से व्यंजनों का उदय होता है। तो इसके 3 नाम हो गए, एक नाम हो गया स्पर्श व्यंजन, एक नाम हो गया वर्गीय व्यंजन, एक नाम हो गया इसका उदित व्यंजन। तो आपको कैसे इनको याद रख लेना है, आपको कैसे इनको याद रख लेना है, तो अब मैं इनकी पूरी की पूरी एक डायग्राम जैसा बना रहा हूं और मेरे साथ आप उसको बनाएं। तो आपको सबसे पहले क्या बना लेना है? एक चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, जुल्फों का रंग सुनहरा, वो झील सी नीली आंखें, उस पर चश्मे का पहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ट्रंप को बनाया। ठीक है, ध्यान रखो, ये कंठ है बाबू, ध्यान से सुनना है, इनके उच्चारण स्थान को भी समझेंगे। ये कंठ है,
ये तालू है, मुंह की छत का ऊपरी भाग पढ़ाया था मैंने, ये मुंह की छत का अगला भाग है, यहां पर ये भाई के दांत हैं और यहां पर ये भाई के होठ हैं, ठीक है, ये होठ हैं ट्रंप के। तो ये है हमारा कंठ स्थान, क्या है, ये है हमारा कंठ यानी कि गला, ये है हमारा तालू, ये क्या है, तालू, मुख की छत का पिछला भाग, ये है मूर्धा, ये क्या है, ये है मूर्धा, ये है दांत, ये है दांत, और बाबू ये है होठ। तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं आपके सामने सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट लिख दूं कि इनको कैसे याद रखना है, इन वर्गों को, इसके जो वर्ग हैं वो कैसे याद रखने हैं, तो एक तरीका है, आप एक शब्द याद रख लो, कचट तप। क्या याद रख लेना है, कचट तप। ये कचट तप आपको याद रखना है। और इस कचट तप को कैसे करना है, इस कचट तप को ऊपर से नीचे लिखना है, यानी कि हमने यहां पर क लिखा, उसके बाद च लिखा, उसके बाद ट लिखा, उसके बाद त लिखा, उसके बाद प लिखा। तो ये आपका कवर्ग हो गया, ये चवर्ग हो गया, ये टवर्ग हो गया, ये तवर्ग हो गया और ये पवर्ग हो गया। इनके सामने हम वर्ग लिख देते हैं, इनके सामने हम क्या लिख देते हैं, वर्ग लिख देते हैं। तो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, दणिया सस्ता हो गया। ठीक है, ऐसे तो बोलते हो मंडी में जाते हैं, तो ले जाओ जी धनिया सस्ता हो गया। तो यहां पर कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। तो इनमें कितने हैं, इनमें सब में 5-5 व्यंजन हैं बाबू, इनमें सब में क्या है, 5-5 व्यंजन हैं जिनको आपको ऐसे लिखना है। अब हम सीधे लिखेंगे, अब हम आकार के सहित लिखेंगे। तो क हो गया, ख क ख ग घ और अंग, ये अंग पेट पे बिंदी, कहां पे है, पेट पे बिंदी, पेट पे बिंदी, ठीक है, ध्यान रखें आप। उसके बाद चवर्ग में क्या आ जाएगा, च आ जाता है, छ आ जाता है, ज झ और इया। अब देखो, हमें स्कूल में जो मास्टर जी पढ़ाते थे, हमको जो स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे, वो हमेशा एक बात पढ़ाते रहे, हमेशा एक बात बताते रहे। क्या बात बताते रहे वो, क्या बात बताते रहे वो, हमेशा एक ही बात बताते रहे, खे खे गे गे अण खाली, छे छे जय जय अण खाली। उसके बाद यहां पे ऐसे हमको पढ़ाते रहे, ट ठ ड ढ, ये है ना, ये है ना, तो अण खाली, इसको अण खाली, हमेशा इसको, इन तीनों को अण खाली बोलते रहे। तो जिनको ज्ञान नहीं होता है वो ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तवर्ग है, त थ द ध और न बाबू, और उसके बाद यहां पर है प फ ब भ और म बाबू। ये क्या है, ये फ नहीं है, ये फ नहीं है, ये फ है, फ, ये होठों से बोला जाएगा। आज अगर किसी को कहोगे फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं में, तो उनको, अगर वो हिंदी पढ़ी हुई होंगी देवी जी, तो कहेंगे तुम फूल ही हो, फूल मतलब मूर्ख, अंग्रेजी में फूल होता है मूर्ख, और ये भेजे फूल, तुम्हें फूल भेजना है, फूल नहीं भेजना है। तो ये अगर आप इनकी गिनती करो तो ये कितने हो जाते हैं, ये 25 हो जाते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से आपको जान लेना है। अब एक बात मैं बताता हूं, ये अपने वर्ग का पहला, ये अपने वर्ग का दूसरा, ये अपने वर्ग का तीसरा, ये अपने वर्ग का चौथा और ये अपने वर्ग का पांचवा। इस बात को ध्यान रखें। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो पंचमाक्षर होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है, ये जो आपका पंचमाक्षर है, इसको हम एक काम करते हैं, अच्छे से कलर से दिखाते हैं। ये जो पंचमाक्षर है आपका, ये वाला, ये गड़बड़ हो गई है, ये जो पंचमाक्षर है आपका, ये वाला, ये पंचमाक्षर जो है, इसका एक नाम है। ये क्या है, ये पंचमाक्षर है बाबू, क्या है, ये पंचमाक्षर है। पंचम मतलब पांचवा और अक्षर मतलब वही वर्ण की, तो पंचमाक्षर कह देते हैं, क्योंकि वैसे अक्षर और वर्ण अलग अलग होते हैं, मैंने समझाया था आपको, पर ये पंचमाक्षर है। इस पंचमाक्षर को क्या कह देते हैं, इस पंचमाक्षर के दो नाम हैं, इनको अनुनासिक कह देते हैं। क्या कह देते हैं बाबू, इनको अनुनासिक कह देते हैं और इनको नासिक कह देते हैं। क्या है कि ये अनुनासिक व्यंजन है या ये नासिक के व्यंजन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ करके चलनी है। तो आप बोलोगे कि सर अनुनासिक या नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। चलो आज तो समय पूरा हो गया है, हम इस स्लाइड को कल यहीं से उठा के रखेंगे, इस पूरी स्लाइड को दोबारा से, क्योंकि जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बना रहे। कल इसको कंप्लीट करते हैं। अगर अगली क्लास नहीं होती तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा करके और चीजों को कर देता। बताओ कैसी लगी क्लास, मजा आया। बस मुझसे एक वादा करके जाना है। इस समय 10,000 बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, 10,000, लगभग 10,000 हैं। तो हर एक बच्चा डेली क्लास में रहे, वर्दी पक्की हो जाएगी, ये वादा है, वर्दी पक्की हो जाएगी। बस एक नियम रखना है, सब रिश्तेदारी सब कुछ भूल भाल के इस समय बस 3 महीने 3.5 महीने मुझे दे दो आप, क्योंकि बीच में संडेज भी आएंगे, बीच में छुट्टियां आएंगी, तो 3-3.5 महीने मुझे आप दे दो अपने। और हिंदी में मैं आपको 37 में 37 दिलाने में पूरी जी जान लड़ा दूंगा, और जिस दिन पेपर में जाकर बैठोगे निराश नहीं होगे, ये मेरा वादा है। मैं इधर मेहनत करूंगा, उधर तुमको केवल क्या करना है, तुमको ठीक 9 बजते ही क्लास में आकर के बैठ जाना है, और एक बार नोट्स बनाए हैं इनका ऑन द डेली बेसिस रिवीजन करते चले जाना है। चलो, बहुत शानदार, आपने हम पर विश्वास किया और आपने हम पर भरोसा दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत प्यार आपको, और आपका दिन मंगलमय हो। आज भी कुछ लोग मकर संक्रांति उत्सव मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब प्रसन्न रहिए, स्माइल करते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको छोड़ करके ऐसे परेशान नहीं होना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, बस ये बात है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय।